नमस्कार दोस्तों, अज़्रू अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और मेंटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 125 यानी जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके सेक्शन A यानी 2 मार्क्स वाले सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज की क्लास में हम इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और आपकी तैयारी को पक्का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, जीव विज्ञान का आरंभ या प्रारंभ सर्वप्रथम किसने और किस खोज से किया? और देखिए सवाल दिसंबर 2023, जून, दिसंबर 2020, जून 2018 और जून 2022 में पूछा गया है। मतलब है कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इसे तो बिल्कुल रट लेना है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, जीव विज्ञान का प्रारंभ यानी इसकी शुरुआत विलियम हार्वे ने की थी। उन्होंने मानव शरीर में रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी और इसी खोज को जीव विज्ञान के शुरुआती बिंदुओं में से एक माना जाता है ना कमाल की बात। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2 है, बायोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति किन ग्रीक शब्दों से हुई है? और ये भी देखिए जून 2023, जून दिसंबर 2020, जून 2018 और जून 2022 में आया है। मतलब ये भी एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। बायोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस जिसका मतलब होता है जीवन, लाइफ, और दूसरा है लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन, स्टडी। तो सीधा सा मतलब हुआ जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। समझ गए ना? अब आते हैं प्रश्न 3 पर, जो पूछता है वैज्ञानिक या जीव विज्ञान साक्षरता को परिभाषित कीजिए, या ये क्या है? ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून 2017 और जून 2022 में पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक साक्षरता का मतलब है कि आपको विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स, संप्रत्यों और मेथड्स, प्रविधियों का अच्छा ज्ञान और समझ हो, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या किसी भी सिचुएशन में विज्ञान से जुड़े सही फैसले ले सकें। बस इतना ही सिंपल है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, संकल्पना मानचित्र विधि को किसने विकसित किया या इसके प्रवर्तक कौन थे? और ये सवाल भी दिसंबर 2023, JUNDEC 2020 और जून 2017 में आ चुका है। तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इस विधि को विकसित किया था नोवक ने। संकल्पना मानचित्र विधि, जिसे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कहते हैं, छात्रों को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच संबंध बनाने में बहुत मदद करती है। इससे चीजें बेहतर तरीके से समझ आती हैं। अब आ गए हैं हम प्रश्न 5 पर, शिक्षण युक्तियों को परिभाषित कीजिए या शिक्षण युक्तियां क्या हैं? ये सवाल भी जून 2017, जून 2019 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षण युक्तियां दोस्तों वो छोटे छोटे तरीके होते हैं जो हम अपनी टीचिंग मेथड में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सवाल जवाब करना, प्रश्नोत्तर, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, व्याख्या या उदाहरण देना, दृष्टांत। ये सब शिक्षण को और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो देर किस बात की, हमने आपके लिए इस पूरे सब्जेक्ट की एक प्रीमियम PDF गाइड तैयार की है, जिसमें ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए इस पूरी सब्जेक्ट गाइड को अभी डाउनलोड करें। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी क्लिक करें और अपनी सफलता की राह आसान बनाएं। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है BSCS का पूर्ण रूप लिखिए, और ये भी दिसंबर 2023, JUNDEC 2020 और जून 2018 में आया है। इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। BSCS का पूरा नाम है बायोलॉजिकल साइंसेज करिकुलम स्टडी। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला सवाल प्रश्न 7, प्रदर्शन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र उपयोग में लिया जाता है? ये भी जून 2023, जून 2018 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी।
प्रदर्शन विधि में हम मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि पहले हम बच्चों को वो चीज दिखाते हैं जो वो छू सकते हैं, देख सकते हैं, मूर्त, और फिर धीरे धीरे उन्हें उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ ले जाते हैं जिन्हें सिर्फ समझा जा सकता है, अमूर्त। प्रश्न 8 है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये जून 2017 और जून 2019 में आया है। ये भी एक जरूरी सवाल है। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल लेमार्क और ट्रेविरानस ने किया था। इन दोनों नामों को अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न 9 सामाजिक निर्मितवाद किसने प्रस्तुत किया है? इसके प्रवर्तक कौन थे? ये जून 2023 और जून 2017 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सामाजिक निर्मितवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रस्तुत करने वाले थे लेव वाइगोट्स्की। इनका नाम शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आ गए हैं प्रश्न 10 पर। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता या प्रतिपादक कौन थे? ये जून 2017 और जून 2022 में पूछा गया है। ये विधि भी बहुत खास है। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता थे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि में बच्चे खुद खोज करके सीखते हैं। प्रश्न 11 है, पाठ्यचर्या को परिभाषित कीजिए या इसका क्या अर्थ है? ये जून 2023 और जून 2019 में आया है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। पाठ्यचर्या दोस्तों वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभव होते हैं जो स्कूल में बच्चों को उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि खेल, एक्टिविटीज और हर वो चीज शामिल है जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं। अगला सवाल प्रश्न 12 शिक्षण नीतियों को परिभाषित कीजिए। ये जून 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। ये भी एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शिक्षण नीतियां टीचिंग स्ट्रैटेजीज, वो प्लान्स होते हैं, वो योजनाएं होती हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि हमारे पढ़ाने का मकसद क्या है, बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव आने चाहिए और उन्हें सीखने के कौन कौन से अनुभव मिलने चाहिए। ये सब कुछ सोच समझकर प्लान किया जाता है। प्रश्न 13 है, शिक्षा में प्राकृतिक विज्ञान रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? ये जून 2017 में आया है। ये एक फैक्चुअल सवाल है, नाम याद रखना है। शिक्षा में प्राकृतिक विज्ञान की स्थिति पर यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा ये नाम। अगला सवाल है प्रश्न 14, कौन से वर्ष जीन विज्ञान का आरंभ हुआ था? ये जून 2023 में पूछा गया है। एक और महत्वपूर्ण तारीख वाला सवाल देखिए, मानव जीनोम का मानचित्रण यानी ह्यूमन जीनोम मैपिंग साल 2000 में हुई थी। इसी को जीन विज्ञान के आरंभ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। तो साल 2000 याद रखिएगा। प्रश्न 15, यंत्रीय कौशल क्या है? ये भी जून 2023 में आया है। ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यंत्रीय कौशल, इंस्ट्रूमेंटल स्किल का मतलब है वो क्षमता या योग्यता जिससे आप किसी भी उपकरण या यंत्र का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, जैसे लैब में माइक्रोस्कोप चलाना या कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करना। और हाँ दोस्तों, सिर्फ BEd 125 ही नहीं, अल्ध्रुव अकेडमी पर आपको BEd के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स मिल जाएंगी। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जेंडर, विद्यालय एवं समाज भौतिकी का शिक्षण शास्त्र, साइंस शास्त्र का शिक्षण शास्त्र और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है, जीव विज्ञान के भविष्योन्मुखी उद्देश्यों को लिखिए। ये भी जून 2023 में पूछा गया है। ये एक महत्वपूर्ण थ्योरी वाला सवाल है। जीव विज्ञान के भविष्योन्मुखी उद्देश्यों, फ्यूचर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स में कई पहलू शामिल हैं। इसमें व्यक्तिगत विकास, सामाजिक जिम्मेदारी, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र के विकास से जुड़े उद्देश्य शामिल होते हैं। यानी जीव विज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी जरूरी है। अब आता है प्रश्न 17, विज्ञान की प्रगति के लिए एक विज्ञान प्रतिभा की खोज संबंधी राष्ट्रीय योजना, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च प्रोग्राम किस संस्था द्वारा चलाई गई? और ये सवाल तो जून 2024 में भी आया है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है। इस योजना को चलाने वाली संस्था है NCERT।
नेशनल साइंस टैलेंट सर्च प्रोग्राम NCERT द्वारा चलाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों को खोजना और उन्हें आगे बढ़ाना है। प्रश्न 18 है, उपचारात्मक शिक्षण को परिभाषित कीजिए। ये भी जून 2024 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है टीचिंग में। उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग का मतलब है जब हम किसी बच्चे की पढ़ाई में कमियों को पहचान लेते हैं यानी निदान कर लेते हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो खास शैक्षिक प्रयास किए जाते हैं वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये बच्चों को सीखने में मदद करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। अगला सवाल प्रश्न 19 इकाई और पाठ योजना में अंतर लिखिए, और ये भी जून 2024 में आया है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं। देखिए, इकाई नियोजन यूनिट प्लानिंग में कई सारे पाठों को एक साथ ग्रुप किया जाता है, यानी ये कई पाठों का एक बड़ा समूह होता है। जबकि पाठ योजना लेसन प्लान सिर्फ एक पीरियड यानी एक कालांश के लिए एक अकेले पाठ की प्लानिंग होती है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। और अब हमारे आज के सेशन का आखिरी सवाल प्रश्न 20 बोध के लिए अधिगम का क्या अर्थ है। ये भी जून 2024 में पूछा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बोध के लिए अधिगम, लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आप अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके नए ज्ञान को सिर्फ रटें नहीं बल्कि उसे अच्छे से समझें, और सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि नई नई सिचुएशंस में, नई परिस्थितियों में उस ज्ञान का सही तरीके से प्रयोग भी कर सके। यही है असली सीखना। तो दोस्तों, ये थे हमारे BED 125 जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही और भी शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें। बाकी सभी महत्वपूर्ण लिंक्स और हमारी प्रीमियम गाइड्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।